गाना ही गाओगे कि चाची के बाची सपनमा में आती है। हम बताएं सबसे भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़का मतलब कि अथी है कि यहाँ के कलाकारों का सोच क्या है पता है? तो जनता तक क्रिमिनल माइंड का भी होता है, हैं? बहुत को तो बंदूकों छोड़ने का मन करता है, तो सबको बंदूक दे देगा हाथ में। वो लोग चाहता ही नहीं है कि हमको पद्म श्री मिले, हमको पद्म भूषण मिले। पता नहीं शर्म लगता है, नहीं शर्म लगता है। मतलब कि वो सुनता है तब ना हम गाते हैं, नहीं सुनता तो हम कहला गाते है। तो बहुत ठेउना है और नहीं है तो एकदम माने राय छित्ती कर दिया ना, एकदम तू बेवकूफ़ फालतू लोग हैं जो ऐसा बात बोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्सव शाही और आप देख रहे हैं दी चर्चा। हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर मुक्काबाज जैसी तमाम फिल्मों में आवाज़ दे चुके और बिग बॉस सीज़न 12 में अपनी अलग पहचान बना चुके दीपक ठाकुर। आइए उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। दीपक सर, स्वागत है आपका दी चर्चा में। धन्यवाद। मतलब आज इंटरव्यू लेने लगे हो तो तुम सर बोलोगे हैं? प्रोफेशनल। अच्छा, तो बटम्बा लगाओ प्रोफेशनल बोलो। ऐसा ही ठीक है ये। धन्यवाद द चर्चा देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा। दीपक सर, मुझे थोड़ा सा बचपन में जो आपकी शिक्षा हुई, गांव में पले बढ़े, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गांव से उठकर शहर में जाना, बिग बॉस तक पहुंचना। देखिए, सबका हमारे इलाके में हम मतलब कि सबका तो शिक्षा दीक्षा यहीं से शुरू होता है। जन्म स्थल हमारा है ये आथर में हमारा घर पड़ता है। आथर हमारा गांव हुआ, विशनपुर जगदीश पंचायत हुआ, बोचहा हमारा विधानसभा हुआ और मुजफ्फरपुर हमारा घर हुआ। लीचियों की धरती है मुजफ्फरपुर और यहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग, ऐश्वर्य निगम साहब भी निकले और भी बड़े बड़े नाम यहाँ से निकले। तो कहने का मतलब है कि शुरू से पढ़ाई लिखाई, हमारी मम्मी स्वास्थ्य विभाग में है, इन्हें मैं जहाँ जहाँ मम्मी जाती थी उधरे हमारा भगवतपुर में भी हुआ बहुत दिन। उसके बाद यहाँ पे भी पहले हमारा जहाँ पे घर था उसके पीछे एक सरकारी स्कूल था, उसमें भी कुछ साल पढ़े हुए हैं हम। उसके बाद फिर जाके बाहर शहर में होता ना कि कन्वेंट में पढ़ेंगे, तो फिर बाहर गए, शहर में पढ़े, वहाँ पे 10th हुआ, 12th हुआ, फिर ग्रेजुएशन हुआ, BBA किए। 12th में पहले साइंस से लिए तो फेल कर गए, फिर कॉमर्स लिए तो टॉप कर गए। तो ग्रेजुएशन तक पढ़े, उसके बाद फिर MBA करने के लिए गए, नहीं हो पाया MBA। ऑडिशन देते रहते थे, स्टेज शो वगैरह, कहीं भी शादी वादी में। हमको याद है आज भी 3-4 दोस्त का टोली होता था हमारा, फर्स्ट क्लास एकदम झिट झाट में कपड़ा पहन के एकदम निकलते थे। और एक 5 मंजिला बिल्डिंग था, बहुत ऊंचा बिल्डिंग था, चक्कर चौक पे रहते थे हम मुजफ्फरपुर में। तो उसमें मतलब वहाँ से शहर का लगभग सारा मतलब कि बढ़िया बढ़िया जगह दिखता था। वहाँ पे किसी का शादी वादी हुआ तो पता चल जाता था उस पर से। अब वहाँ से 4-5 लोग निकलते थे, कार्यक्रम वारक्रम शादी में होता था, ऑर्केस्ट्रा वाला ग्रुप आता था, तो उसमें गाने का कोशिश करते थे। अगर मौका मिला गाने का तो गाए और उसके बाद खाए पिए निकल लिए। तो ऐसे कारवां हुआ। फिर गुरुजी से संसर्ग में आए। गुरुजी आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार संजू सिखाना हमको शुरू किए, विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेना शुरू किए हम। और उसके बाद फिर छोटा छोटा कंपटीशन जो मतलब कि होता था, फॉर्म भरते थे, तो उसमें फिर परफॉर्म करते थे। फर्स्ट सेकंड प्राइज़ मिलता था तो बड़ा बढ़िया लगता था। ऐसा लगता था उस समय जैसे इंडिया ने आइडल जीत गए हो। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे यही कारवां आगे बढ़ता गया। ऑक्सफोर्ड स्कूल से मैट्रिक किए, उसके बाद फिर ऐसे ही आगे बढ़े, ऑडिशन देते गए। गैंग्स ऑफ वासेपुर में स्नेहा खांडवालकर मैडम जो म्यूज़िक डायरेक्टर थी वो मुजफ्फरपुर आई हुई थी। अब हम किस्मत के भी बड़े शान आदमी हैं, मतलब कि बहुत तगड़ा किस्मत है हमारा। अब मुजफ्फरपुर में वो किसी और कलाकार को सुनने के लिए आई थी और यशवंत पराशर अंकल हैं, अभी वो किड्स कैंप के प्रिंसिपल हैं मुजफ्फरपुर में, हमारे गुरुजी के मित्र हैं। तो वो बोले क्या कि गुरुजी को बोले कि ऐसे ऐसन बात है, ऐसे एगो म्यूज़िक डायरेक्टर आई हुई हैं, एगो सिंगर को उनको सुनना था लेकिन सिंगर शहर में अवेलेबल नहीं है।
तो मेरे गुरुजी बोले कि एगो हमरो चला है गाता है, उसको सुनेंगी क्या मैडम? तो बिल्कुल लेके चलिए। अब हम अपना हारमोनियम लिए, गुरुजी स्कूटर निकाले, गए होटल के बंद कमरा में, मैडम को हम सुनाए गाना, उनको बढ़िया लगा, वो लेके रिकॉर्ड करके गई। 1.5-2 साल बाद हमको मुंबई से फ़ोन आया कि उस समय जो गाना आपका रिकॉर्ड करके लेके गए थे वो फिल्म में डलाएगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 के लिए आपको एक और गाना गाना है, मुंबई आना है उसके लिए। फिर टिकट आया, मुंबई गए, वहाँ से कारवां शुरू हुआ। फिर उसके बाद बिग बॉस का भी देख, किस्मत का है ना, किस्मत के बड़े हम साण हैं। अभी मतलब कि इंस्टाग्राम पर हम अनुराग सर को मैसेज किए कि सर हम वही लड़का हैं जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में गए थे, आप तो हमको भूल गए सर। उसी समय वो मैसेज सीन हुआ, मतलब कि ये मेरा किस्मत कि सर उस समय ऑनलाइन थे, हमको पहचान गए। उसके बाद वहाँ से हमको मुक्काबाज में मौका मिला। उसके बाद बिग बॉस में भी पहली बार ऑडिशन दिए, फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिए, पहला बार सारा एकदम क्लियर करते करते सिलेक्शन हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद भी ईश्वर का बहुत आशीर्वाद और जनता लोगों का बहुत प्यार रहा कि वो अंत तक हमको सपोर्ट किए और हमको इस मुकाम तक पहुंचाए कि हमें हम इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा दीपक सर, मैंने एक देखा आपका एक बचपन का वीडियो है, 3-4 गाना था शायद, तो उसका क्या कहानी है? अच्छा वो, हाँ तो वो कैसेट हम मतलब कि शुरू में हमको बड़ा सपना था कि कैसेट मेरा निकलेगा। एक कलाकार का मतलब है कि उसका कैसेट निकला रहना चाहिए। गांव में अगर कहिएगा गाते हैं कैसेट हाउ निकल हाउ कैसेट तब तो आ कैसेट अगर ना निकल तो ना थे कलाकार, चाहे कितनो बड़का कितनो लंबा टान मार ले तू, उससे मतलब ना है। तो यहाँ पे क्या होता था कि तो हमारा भी मन था कि भाई कैसेट निकले। तो मैं एगो इतना छोटा सा डायरी होता था हमारा, उसमें हम सारा कांटेक्ट नंबर सब कैसेट पर से जो था सबका लेके हम गए। फुआ हमारी रहती थी दिल्ली गया, दिल्ली में खाक छान एकदम हर एक कैसेट कंपनी के दरवाजे पे गए, लेकिन सबको सुनाते थे, सर्टिफिकेट दिखाते थे, हम ये प्राइज़ जीते हुए, ये प्राइज़ जीते हुए, ये प्राइज़ जीते हुए, हमसे गाना भी सुन लीजिए, अगर अच्छा आया आवाज़ तो थोड़ा पैसा लगा दीजिए, हमारा गाना निकाल दीजिए। लेकिन सब में घिस तीर के बात हो है, फिर पैसे पर पहुंच जाता था कि नहीं पैसा पहले आप ही को लगाना पड़ेगा। तब फिर सगी संबंधी से भी मांगे हम पैसा, लेकिन कहीं से सपोर्ट हुआ नहीं। बट ईश्वर का था, मम्मी इधर उधर से कर्जा लेके जैसे तैसे, उस समय 2012-13 का बात है, 11-12 का बात है, तो कैसेट निकला हमारा। कैसेट का नाम था नवमी के उपवास। और उसके बाद फिर लोग बहुत मतलब उस गाने को इतना नहीं कहेंगे कि बहुत प्यार दिए, हिट नहीं हुआ था वो कैसेट, लेकिन कैसेट खूब बांटे हम लोग, मतलब झोड़ा में रख के। पप्पा निकलते थे पूर्व मुँहे, हम निकलते थे पश्चिम मुँहे, ऐसा वाला होता था। हर एक पंडाल में वो कैसेट देते थे नवरात्रा के समय ताकि बजे कैसेट, और ना कहीं सही था, अगल बगल के जो 4-5 को पंडाल तक कैप्चर करवे करते थे, बोलते थे सबको कि हमर गाना है ऐसे। तो बड़ा बढ़िया, लेकिन भगवती माँ लेट से सुनी लेकिन सुनी। संघर्ष के दिनों से लेकर अब जो सफलता की सीढ़ी पे आप चढ़े हैं, उस मतलब दोनों में क्या बदलाव देखते हैं आप? बदलाव यही देख रहे हैं कि जो उस समय जो लोग मतलब कि हम लोग के भाषा में गांव के भाषा में कहा जाता है कि कुत्ता भी नहीं पूछेगा, तो उस समय जो कुत्ता भी नहीं पूछता था हमको, वो लोग आज मतलब कि बड़ा कायदे से रिस्पेक्ट देते हैं। दीपक सर, 2011 में गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 पार्ट 2 में गाना गाया आपने, उसके बाद फिर सीधे 2019 में आई थिंक बिग बॉस में मौका मिलना, ये कैसे, मतलब इतना लॉन्ग डिस्टेंस रहा, फिर बीच का डिस्टेंस रहा, उसके बाद फिर मौका मिला? नहीं, बीच में हम मुक्काबाज फिल्म में गए थे, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर में गाने के बाद कोई मतलब कि लोग हमको बहुत जाने, आवाज़ लोगों को बहुत बढ़िया लगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो कि फिल्म में गाना। लेकिन उसके बाद मेरा कुछ ऐसा हुआ नहीं, होता है ना कि मतलब कि समय से पहले और भगवान जब चाहेंगे तभी कुछ मिलेगा। बहुत इधर उधर हम मतलब कि ये भी किए, ऑडिशन वगैरह देते थे, लेकिन कुछ होता नहीं था। पढ़ाई लिखाई में फिर उसके बाद रम गए। पापा बोले कि यही सब करो ताकि कुछ जॉब वॉब का भी लाइन डोरी खुले, ताकि 2 पैसा आए घर में। तो पढ़ने लगे थे, ग्रेजुएशन किए, बीबीए किए, उसके बाद एमबीए करने के लिए चले। ग्रेजुएशन 12th में हम फेल कर गए थे एक बार जी,
और बड़ा ताना वाना भी सहे थे उस समय। साइंस लेके दो होता ना दोस्त लोग, साइंस लिए हम भी कहे चलो हम भी साइंस लेंगे। साइंस लेने के चक्कर में वो बाकी सब तो निकल गया, हम लटक गए। तो उसके बाद फिर MBA करने के लिए गए। मैं ग्रेटर नोएडा का ही एक कॉलेज था वहीं पे। फिर उसके बाद MBA भी बीच में छोड़ के आना पड़ा, बड़ा डिप्रेशन में रहते थे। लेकिन फिर ऑडिशन दिए बिग बॉस का और बिग बॉस में सिलेक्शन हो गया। तो वो दिन और आज का दिन है कि ईश्वर का आशीर्वाद है, पीछे मुड़ के नहीं देखे। मुझे ये बताइए कि बिग बॉस करने के बाद आपने गाना गाया, आपने आपका एक एल्बम आया वो DGP गुप्तेश्वर पांडे वाला, उसके बाद 2-3 गाना आपने और गाया। तो अभी क्या आगे का क्या है? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम अपना गाना कंपोज करते हैं। अभी 5-6 गाना दिल्ली गए हुए थे थोड़ा दिन पहले, तो दे दिए हैं डमी वमी, म्यूजिक बन रहा है। हमारे टीम में बड़े अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, मोहन जी हैं, उत्तराखंड से हैं, तो म्यूज़िक बना रहे हैं। अभी लॉकडाउन था, आप देख ही रहे थे, बड़ा बुरी तरीके से मतलब कि जीना मुहाल हो गया था लोगों का। तो गांव में ही है और घर बनवा रहे हैं एकदम, मतलब चूँकि हमारा बाढ़ पीड़ित इलाका है तो नीचे वाला जो फ्लोर है पूरा मतलब कि वो डूब जाता है पानी में। तो 1 मंजिला तो उसको 2 मंजिला कर रहे हैं और लगे हुए हैं बस। और म्यूजिक यहीं से जो करना है करेंगे, फिर शूट करेंगे यहीं पे अपना। और फिर युवा हैं जो कुछ है जो एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, युवा म्यूज़िक डायरेक्टर है, फोटोग्राफर है, तो क्यों ना उन सबको लेके एगो टीम बनाएं। अब टीम मान लिया कि हम तो बिग बॉस में चले गए तो हम तो कहीं भी जाएंगे तो हमारे ऊपर एगो ठप्पा लग गया तो बड़ा बढ़िया से अब स्ट्रगल भी कर सकते हैं। अब लोग जाएंगे तब हमको काम वाम भी मिल जाएगा। लेकिन वैसा लोग जिसका कोई मतलब कि आगे पीछे नहीं है तो उसको क्या करें, मतलब कि फिर वो तो वैसा ही शुरू होगा। अब हम शहर से अगर मान लीजिए आगे निकलते हैं तो हमारे साथ मतलब कि बहुत सारे लोगों का उम्मीद आगे निकला है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, तो अकेले तो भाई सब चल जाता है। तो हम सोचे कि ठीक है धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे, कछुआ का चाल रहेगा लेकिन समूह में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एक टीम बनाए हैं, उसी से अब गाना वाना करना है, वही सब शूट करके टीम अपना लोकले में निपटा दिया जाएगा और ज़्यादातर गाना के म्यूज़िक और क्वालिटी पे काम किया जाएगा और बढ़िया कंटेंट देंगे लोगों को। सर ऐसा कहा जाता है, चल लोग मानते भी हैं कि बिहार में शूटिंग करने का व्यवस्था नहीं है, लोकेशन नहीं है यहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि बिहार में आपको वैसा लोकेशन मिल पाएगा, खूबसूरत लोकेशन? देखिए एक बात हम बता देते हैं, हमको करण जौहर वाला लोकेशन नहीं चाहिए, हमको ये वाला लोकेशन नहीं चाहिए कि भाई हमको हेलीकॉप्टर उतार देना है ऊपर से और उसमें से फिर आलिया भट्ट नाचते हुए आएंगी और उसके बाद फिर शीशा फर्स्ट क्लास अंदर शीशे का बिल्डिंग है आर पार दिखना चाहिए, वो सब ना चाहिए हमको। फर्स्ट क्लास कहाँ लोकेशन? जहानाबाद हम जाके शूट किए, पहाड़ी इलाका है पूरा, एक से एक शानदार पहाड़ हैं। राजगीर जाइए, सहरसा जाइए, कहाँ लोकेशन नहीं है? मुजफ्फरपुर में लोकेशन नहीं है, वहाँ क्या लोकेशन सब जगह है, जहाँ चाहिए वहाँ लोकेशन है। इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ लोकेशन है, गड़बड़ लोकेशन है। अच्छा अभी जो ट्रेंड चल रहा है हर एक गाने का रीमेक करना, अभी जुबिन नौटियाल को मैं देख रहा हूँ कि हर गाने को रीमेक कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ठीक है, मतलब जैसे पुरानका गाना सब था, पुरानका फ्लेवर का था, अब नया युवा सब है, इस सब को नया थोड़ा सा उसी में फ्लेवर चेंज करके उसी में ढिचिक ढाचिक मिला दिया, बात ख़त्म। अब लेकिन बढ़िया है, अब हर एक दौर में एक अलग गाना आता है, चलता है, लेकिन मेलोडियस लगता है, गाना बढ़िया लगता है। अब ज़्यादा उसी में अब बीच में देखते हैं ना, आजकल भोजपुरी गाना में ये सब ज़्यादा रहता है, डिचिक चल रहा है, बीच में डीजे का नाम से लेके मोबाइल नंबर तक सब बक दिया जाता है। मतलब कि क्या मतलब कि गाना मतलब कि दुर्गा जी महिषासुर का गाना में वध करने वाली रहती हैं, आए समय पर डीजे वाला का मोबाइल नंबर फ्लैश हो जाता है, तब दुर्गा जी वध भी ठीक तरीके से नहीं कर पाती हैं गाना में। तो कहने का मतलब है कि म्यूजिक का तो ये सब मतलब कि ये सब करके ये जो आजकल खासकर भोजपुरी में ये जो म्यूजिक का है ना, मतलब कि म्यूजिक का चिरहरण कर लिया ये सब, मतलब संगीत का म्यूजिक का चिरहरण कर लेता है सब। सर भोजपुरी की बात कर रहे थे आप, तो अभी जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी जो माहौल चल रहा है, बहुत विवादों में भोजपुरी इंडस्ट्री, कुछ गानों के लेकर के किसी ने कुछ गाना गा दिया, किसी ने उसके ऊपर गाना गा दिया, तो भोजपुरी इंडस्ट्री जा किधर रहा है? ये रसातल में जा रहा है और कहाँ जा रहा है? अब इस बात को समझिए, मान लीजिए कि हम बताएं, सबसे भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़का मतलब कि अथी है कि यहाँ के कलाकारों का सोच क्या है पता है?
यहाँ के कलाकारों का सोच सोना के चेन, ब्रेसलेट, फॉर्चूनर ये से आगे बढ़वे नहीं किया। वो लोग चाहता ही नहीं है कि हमको पद्म श्री मिले, हमको पद्म भूषण मिले। हमको भी कायदे से सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया जाए, प्रधानमंत्री साहब के सामने में भी हमको गाना सुनाने का मौका मिले। मतलब कि हमको भी लोग मतलब इज्जत के नज़र से देखें। कोई आदमी कलाकार बन गया, स्टार बन गया, अब उसके ऊपर, उसके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी होना चाहिए कि भाई जो भोजपुरी जो माँ है, जिस भाषा, इतनी प्यारी मीठी भाषा है, हमारा बज्जिका भाषा है, जैसे हम सब बज्जिका बोलते हैं, लेकिन इतना प्यारा भाषा है। शादी देखिए, शादी बिना शारदा सिन्हा उनके गाने के बिना शादी पूरा नहीं होता है। क्या उनका गाना लोग नहीं सुनता है? इतना शानदार गाना है, वैसा गाना बनाइए ना भाई। छठ का गाना देखिए, ठीक है। आजकल तो भक्ति गाना में भी लोग मतलब कि अलगे एगो लिरिक्स, और पता नहीं शर्म लगता है, नहीं शर्म लगता है। मतलब कि जो परिवार वाले होते हैं उसके, कैसे कहता होगा किसी को कि हमारे को गाना नया आया है, ही दीदी मेरा एगो गाना आया है, ज़रा सुनना। जब तुम गाना ही गाओगे कि चाची के बाची सपनमा में आती है, हैं, अब फलानमा चिलानमा सपनमा में सपना में आ रहा है। इतना हाई टेक्नोलॉजी की लहंगा को रिमोट से उठा दिया जाता है। ऐसा टेक्नोलॉजी हमको नहीं लगता कि ब्रह्मांड में किसी के पास होगा। मतलब ये भोजपुरी का ये मतलब कि क्या बताएं आपको हम, मतलब समझिए इस बात को कि ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कलाकार भोजपुरी का सुपरस्टार बन जाता है, जो मतलब कि भोजपुरी को बदनाम करके। अरे भाई कोई, अच्छा मान लीजिए कि आप एक अब ऐसा, इसमें सारा ब्लेम किस पर ठोकेगा? जनता पर ठोक देगा। वो सुनता है तब ना हम गाते हैं, नहीं सुनता तो हम काहे गाते। इसमें बहुत जनता तक क्रिमिनल माइंड का भी होता है, हैं? बहुत को तो बंदूकों छोड़ने का मन करता है, तो सबको बंदूक दे देगा हाथ में। लॉजिक भाई, उसमें बहुत जनता जो बढ़िया सुनने वाला है, तुम उसको टारगेट करो ना, उसको सुनाओ। अच्छा मान लीजिए क्या होता है कि हिट होने के लिए कोई गाना गा दिया है, मान लीजिए कोई ऐसा गाना गा दिया हिट होने के लिए। अब वो गा दिया गाना, अब मान लीजिए कि उससे वो गलती हो गया कि उस समय वो नया कलाकार था, उस समय उसके ऊपर प्रोड्यूसर का प्रेशर था, उस समय उसके ऊपर राइटर का प्रेशर था, क्या कि राइटर बड़ा है, प्रोड्यूसर बड़ा है, कंपनी बड़ी है, तुमको यही गाना गाना है, तभी तुमको हम तुम्हारे ऊपर पैसा लगाएंगे। नया कलाकार है, उसको 2 पैसा रोटी का मोहताज है वो। मान लीजिए कि उस समय गा दिया, लेकिन अब तो तुम स्टार बन गए। अब तो तुम्हारे ऊपर एटलीस्ट इतना है कि जनता तुम्हारे कला को पहचान गई, जान गई, तो तुम जो गाओगे अब जनता वो सुनेगी। तो अब तो तुम्हारे ऊपर कम से कम जिम्मेदारी को समझो कि जो गलती हुआ तुमसे कम से कम उसको सुधार लो। लेकिन नहीं, कहे ना, वही बात है कि मतलब कि चूड़ो मुड़मुड़ा दहियो मुड़मुड़ वाला बात है। हम भोजपुरी एक तरफ कहेंगे कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ये हो गई है, बहुत वो हो गई है, भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, आपसे में लड़ रहा है, कट रहा है, लोग एकदम है तो बहुत ठेउना है, और नहीं है तो एकदम माने राय छित्ती कर दिया ना, एकदम तू ना। गाँव में आजकल झगड़ा होता है कि मतलब कि एकदम उकट दिया, गरिया के निहाल कर दिया। तो वही हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री। बाहर सब दुश्मन ना करेगा सर। तो इसका जिम्मेदार कौन है अभी? इसका जिम्मेदार जो कलाकार है, इसका जिम्मेदार जो प्रोड्यूसर है, इसका जिम्मेदार जो डायरेक्टर है, हर एक आदमी इसका कहीं, और इसका इसमें से 20% 25% जिम्मेदार जनता भी है। जनता का जिम्मेदार है कि हाँ बनाया गाना छोड़ दो, नल्ला रहेगा, रोड पर सुतल रहेगा, पड़ल रहेगा कलाकार वैसन, जो ऐसा गाना बनाएगा। जैसा मैंने फेसबुक पे देखा कुछ लोगों को, जो ये अभी विवाद चल रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसको लेकर एक उसमें जाति का एक जो एंगल आता है कि वो उस जाति से है इसलिए बदनाम किया जा रहा है, वो उस जाति से है इसलिए उनको नहीं बोला जा रहा है। तो वो बेवकूफ़ फालतू लोग हैं जो ऐसा बात बोलते हैं, इसीलिए फालतू हैं कि अब मान लीजिए कि कलाकार है, तो शुरू में तो उतना मिलियन आबादी एक जात का तो नहीं है जो उसको 100 मिलियन मिल गया व्यूज।
100 मिलियन 200 मिलियन 300 मिलियन अगर किसी को व्यू मिल रहा है किसी गाने का, तो फलानमा का जात है तो वह जात का आदमी तो उसको नहीं देखा है जो उसको 300 मिलियन व्यू हो गया है, उसको देखा सब जात है। अब जब उसको कटाक्ष उस पर होता है तो उसका जात आके कहेगा कि फलाना है तो इसलिए इसको ये हो गया, वो भी तो गाया है, उसको कहे नहीं ऐसा हो रहा है। अरे उसको नहीं, सबको कह रहा है वो। तुम आज गाए हो तो तुमको आज कहेगा, कोई कल्ले गाएगा तो कुछ को कल्ले कहेगा। अच्छा सर, तो इसके लिए जिम्मेदार अभी का जो जनरेशन है, जो पवन सिंह है, खेसारी लाल यादव हैं, ये लोग हैं, या फिर इसके पहले जो जनरेशन थे, मनोज तिवारी, ये लोग थे, तो कौन सा जनरेशन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार और कुछ नहीं, सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। यहाँ सेंसर बोर्ड बनना चाहिए। सरकार को इस पर सोचना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि भोजपुरी बोलने वाले इतने लोग हैं, हमको वोट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हम MP MLA मिनिस्टर को चुन के संसद भवन में या पार्लियामेंट में भेजते हैं, और ये बिहार की अस्मिता, भोजपुरी की जो अस्मिता है वो कहीं ना कहीं दागदार हो रही है। सर बट सेंसर बोर्ड सर फिल्मों में काम करता है, फिल्मों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो फिल्मों से ज़्यादा गानों के लिए बदनाम है भोजपुरी। तो जो नए लड़के होते हैं कुछ भी गाना बना देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कुछ? हाँ, तो वही ना कह रहे हैं, उसके लिए सरकार, अब मान लीजिए कि आप जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप उसको रिफाइन करके कह रहे हैं ना भाई कि ये साइट रहेगा, ये नहीं रहेगा, कह रहे हैं ना, तो कंटेंट आप उसी हिसाब से आप डिसाइड करवाइए। आपका राज्य है, आपका देश है, आप तो भाई जो कंटेंट खराब है, लग रहा है कि इससे हमारा समाज का नुकसान होगा, उस कंटेंट को बैन करिए। सेंसर बोर्ड मान लीजिए फिल्म में लागू हुआ, लेकिन गाना अगर कोई मान लीजिए कि 2 नंबर गाना है, एकदम फालतू गाना है, उसमें गाली गलौज अब शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके लिए भी आप तो एक कमेटी को, आप कुछ तो, आप सरकार है तो आप कुछ तो गठन कीजिएगा ना भाई। कोई तो एक होगा बॉडी, सरकारी बॉडी जो इस पर नज़र डालेगा, एक बनाइए, गठन कीजिए टीम। आप यहाँ पे जब शूटिंग का स्टूडियो खोलना चाहते हैं, जब यहाँ पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमको अगर देख रहे हैं कि एक गाना का 300 मिलियन 400 मिलियन व्यू अगर चल जा रहा है, तो 400 मिलियन का आबादी उस गाने से अफेक्टेड तो हो सकता है ना। कोई यूथ सुनेगा, क्या जाएगा उस पर? माताएँ हैं, बहनें हैं, वो भी आपको वोट देती हैं। बहुत लोग जो सिंगर हैं, कलाकार हैं, वो ये चीज़ देखते हैं कि हमारा इतना व्यू चला गया, तो हमारा गाना ऐसा है तब तो इतना व्यू चला गया। अरे भाई, अब एक बात हमको बताइए, ISIS आतंकी हमला करता है, वो कोई फालतू सा वीडियो कोई अगर बना दिया, आतंकी संगठन बना के डाल देता है, तो उसका भी करोड़ों व्यू चल जाता है, तो वीडियो बहुत बढ़िया रहता है क्या? ये कोई बात, ये कोई लॉजिक थोड़ी है, हैं? मतलब भैंसी गोबर दे रहा है, उसका भी वीडियो बना के डाल देता है, आज उस पर भी रील्स था, उस पर भी कहता है कि क्या भैंसी गोबर दिया, शानदार एकदम। तो उसका कोई है कि हमारे वीडियो में बहुत बढ़िया कंटेंट था, हैं? तो इसीलिए व्यू गया है। ये कोई बात, इसको लॉजिक नहीं है भाई। निगेटिव वीडियो, पॉजिटिव, कोई भी वीडियो वायरल होने का मतलब क्या है कि अच्छा चीज़ भी वायरल हो जाता है, ख़राब चीज़ भी वायरल हो जाता है। कोई आदमी गाना गाते हुए भी वायरल हो जाता है, आप पिटाते हुए भी वायरल हो जाता है, तो कहेगा उसको कि बहुत बढ़िया पिटाया था, वीडियो देखा था मेरा, कोई बात होगा? अच्छा सर, आप अभी खुद के प्रोडक्शन से गाना बना रहे हैं, तो कुछ सोचे हैं भोजपुरी के लिए? सोचे हैं, बिल्कुल सोचे हैं। जो पारंपरिक गाना है, छठ है, चैता है, कजरी है, ठुमरी है, पूर्वी है, ये सब गाना उठाएंगे पुराना में से, उसको नए तरीके से उसको गाएंगे, उसको करेंगे कायदे से लॉन्च। और हमारे साथ श्याम कुमार सिंह जी हैं, बहुत बढ़िया इंसान हैं, वो भी SK फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑनर हैं, वो भी मतलब कि साथ में आए हैं, वो भी प्रोड्यूस करते हैं हमारे साथ जो भी गाने हैं। कुछ हमने पंजाबी गाने गाए, अश्लीलता फ्री एकदम। ठीक है भाई, प्यार दर्शाओ, मोहब्बत दर्शाओ, तुमको लड़की छोड़ के चली गई, तुम वियोग में है, ये सब गाओ, ठीक है, मान गए। आजकल युवा है, वो सब देखता है, सुनता है, बढ़िया लगता है वो सबको, ठीक है। लेकिन अब तुम किसी को, किसी रिश्ता की, किसी लड़की, पूजा, काजल, ये सब गाना, अब उसके बाद फिर कास्ट से जोड़ दिया। गाना का मतलब भाई कुछ देशभक्ति गाना भी भोजपुरी में, को देशभक्ति गाना सुने जो वायरल हो गया, लड़के नहीं है सबको निकालने का, अब उसमें कंटेंट देने का, उसको बढ़िया से उसमें पैसा लगाने का। सर आखिरी में गाना जो आजकल आप गुनगुना रहे हो,
हाँ आजकल वो भोजपुरी गाना बड़ा मतलब हम गांव में रहते हैं, यहाँ पे नाव का बड़ा चलती रहता है, तो उसी टाइप पे गाना है कि बीच से ही गा नदिया के बीच जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले हो, नदिया के बीच जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले हो। सर आखिरी में वो वाला जी, इसमें नहीं भरना पड़ेगा कोई भी पर्चा, ना लगेगा 1 रुपया खर्चा, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए द चर्चा। तो धन्यवाद सर आपका।